वीर शहीद उप निरीक्षक नीलेश पांडे, उनकी पत्नी कल्पना पांडे को आपने सहायक उप निरीक्षक के पद पर के पद पर नियुक्ति दी है। इसको उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने में क्या तकलीफ थी, ये जरा मुझे बता दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो था उसका उत्तर इसमें दिए हैं, परंतु एक और प्रश्न जो अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि उपनिरीक्षक नीलेश पांडे, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना पांडे, जिनको चूंकि शहीद अगर है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें विशेष पूरे विभाग की, पूरे सरकारों की भी ये स्थिति होती है कि कैसे भी करके परिवार की सहायता अच्छे से अच्छा किया जाए। तो उनकी पत्नी को जो मिनिमम जो पद है कांस्टेबल है, उससे अतिरिक्त लिपिकीय पद में महिला होने के नाते ASIM में उनको नियुक्ति दी गई थी, और ये नियुक्ति सन 2013 में दी गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि शहीद उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा, शहीद उप निरीक्षक विनोद कौशिक, शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज की पत्नी को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। तो श्रीमती कल्पना पांडे का इसी तरह से प्रधान आरक्षक श्री दुष्यंत सिंह की पत्नी चेतना सिंह को 2011 में प्रधान आरक्षक के पद पर नियुक्ति लेने उपरांत गृह विभाग द्वारा वर्ष 2021 में पद संशोधन कर सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। तो इसमें इसका क्या दोष है? जब इतने लोगों को आपने दिया है तो इसको भी आप सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर। अपने सुनवाई में भी ये कहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के अंतर्गत उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर विचार करते हुए आवेदिका को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने हेतु विचार करें। तो इसमें दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, मैं जो पढ़ सकता हूं कि उप निरीक्षक युगल किशोर दुष्यंत सिंह की पत्नी चौबे जी के बेटे के लिए विशेष रूप से नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर पर, कर्मा जी शहीद के बेटे के लिए विशेष रूप से नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर पर। तो ये तो अपने पति के पद के लिए ही अधिकार मांग रही है, उस विधवा को, शहीद की विधवा को भटकना पड़ रहा है। ये तखतपुर विधानसभा के पौड़ी गांव की रहने वाली है। मैं ये प्रश्न यहाँ बहुत ही व्यथित मन से और मजबूरी में उठा रहा हूँ। आपको शहीद को थोड़ा सा अगर पद को सम्मान के संग दे देंगे तो क्या तकलीफ होगी? वो छत्तीसगढ़ के लिए शहीद हुए हैं, तो उनकी पत्नी को छोटे पद पर रखने का क्या मतलब होता है? तो बाबूज का पद है, तो तृतीय वर्ग कर्मचारी का ही पद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहला ये निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर विचार करेंगे? इसी तरह से इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। ये एक बच्ची है एकता तिवारी, इसकी मां सहायक उप निरीक्षक के पद पर बिलासपुर में कार्यरत थी। इससे पहले बाल सिपाही बनाया गया, बाद में सिपाही बना दिया गया। इसमें भी बहुत से उदाहरण हैं अध्यक्ष महोदय जो मैं पढ़ सकता हूं। मेरे पास ये आदेश की कॉपी है। श्रीमती श्वेता सिंह, पति आरक्षक क्रमांक 992 विकास सिंह, निवासी शुभम विहार लाफागढ़ को सहायक उप निरीक्षक के पद पर आमद दिनांक से अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल है, प्रश्न करिए। ये तो भाषण हो गया, आप नहीं समझेंगे। आसंदी में तो अध्यक्ष महोदय है, नहीं आप व्यवस्था आप कब से लेने लगे? व्यवस्था देने के लिए है ना? रेफरेंस दे के पूछूंगा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे को मालूम है।
लेकिन जरा मुझे पूछने दीजिए, मैं जैसे अच्छा या बुरा जो भी पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रुपेश खलको को भी प्रधान आरक्षक के पद पर नियुक्त दिया गया, उसके नीचे नहीं दिया गया। ये बहुत से आदेश की कॉपी है। तो ये दोनों मामले में मैं आपसे ये चाहता हूँ कि शहीद की विधवा को अगर उसकी मांग के अनुरूप उसके पति के रैंक के हिसाब से दे सकते हैं तो वो कर दें, और ये इस लड़की के लिए भी विचार कर लें। मैं ये कागज दे दूंगा, आप इस पर विचार करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे क्या, और जरूरत पड़ी तो जैसे विनोद चौबे के बेटे के लिए और महन कर्मा के बेटे के लिए कैबिनेट में जाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसको ले जाने का कष्ट करेंगे क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कोई भी प्रकरण जिनमें प्रावधान से पृथक किसी नियुक्ति को देना होता है तो वो कैबिनेट का ही निर्णय होता है कि नियमों को शिथिल करके और फिर आगे उनकी नियुक्ति उनको दी जाए। वर्तमान स्थिति ये है कि 2013 में जिनको नियुक्ति दी गई थी और स्वर्गीय श्री नीलेश पांडे जी, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना पांडे जी को 2013 में ASIM के पद पर, लिपिकीय पद पर नियुक्ति दे दी गई। उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अब तक वो कार्यरत है। अब ये कार्यरत होने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, पुनः फिर से एक बार हो जाने के बाद इसमें जो वर्तमान हमारे अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में यह स्पष्टता भी है कि आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के पश्चात उनके द्वारा किसी अन्य मद पर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया। ये प्रावधान है अब तक के, और अब तक के इस प्रावधान के आधार पर यह संभावना नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक बार 2013 में जिनको नियुक्ति दे दी गई उसके बाद पुनः उनको ने भी कहा है कम से कम हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर उस पर विचार कर लीजिए। और वो लड़की जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, श्वेता, पढ़ी लिखी है, सक्षम है, पूरी तरह से योग्यता रखती है। अरे आप उसे उसकी माँ के पद में सहायक उप निरीक्षक आ के पद पर नहीं तो कम से कम प्रधान आरक्षक के पद पर रखिए ना। एकदम चपरासी ही बनाने के परंपरा ये अनुकंपा नियुक्ति में मत रखिए। कोई भी पद में रहता है उसकी बच्चे को चपरासी बना दो, बाबू बना दो, सिपाही बना दो। ऐसा करके आप अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। सबको हक होता है, सबको बड़े पद पर बैठने की इच्छा होती है। मेरा आप स्पेसिफिक इन दोनों केस में आपसे एक ही आग्रह है कि इस पर एक बार फिर से विचार करके उनको, नहीं तो इसको कैबिनेट में बुलवा के कर दीजिए ना। जब दूसरे मामले में कैबिनेट में फैसला हुआ है तो इसमें भी करा दीजिए साहब। आपसे और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं निकाल रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा हुआ है, उदाहरण मैं दिया हूँ, वो कागज भी मैं लगा दूंगा आपको, उसके बेस पे कम से कम कर दीजिए ना। हो गया प्रश्न। आपका क्या बनना बिगड़ना है, आप तो उसका भला ही करेंगे ना। नहीं, मेरा बनना बिगड़ना कोई मसला नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, और अगर सबका बनता है तो सब मेरा भी बनता है, मैं यही मानता हूं। परंतु प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान में यही स्थिति है। 2013 के बाद फिर से अगर एक प्रकरण होता है तो फिर बहुत सारे प्रकरण होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर सब कहेंगे कि हमको ऐसा ही होना चाहिए करके। परंतु माननीय सदस्य महोदय ने जो विषय रखा है प्रावधानों के साथ रखा है, और विशेष रूप से ये शहीद परिवार है, इनकी ऐसी अपेक्षा है, कोर्ट भी गई है, कोर्ट ने भी कहा है, इन सारी बातों को देखते हुए कम से कम इस विषय के लिए जिसमें शहीद की विधवा है उनके लिए कहा गया है, तो मैं अपनी तरफ से इसमें कैबिनेट के समक्ष रख करके निवेदन मैं कर लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। कैबिनेट का निर्णय जो भी होगा इसको मैं करके इसका निर्णय बात कर लूंगा। और ये दूसरा विषय जो आपने कहा था जिसमें एक बच्ची का था जिसको बाल आरक्षक बना करके अब तक वो काम करती रही हैं, और प्रावधान ही आरक्षक पद का है, अन्यथा सभी बड़े पद पर ही जाना चाहते हैं। अब इसमें आगे और जो भी प्रावधान बने माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रावधानों के आधार पर एक बात पूछ के मैं बात करूंगा। अगर SI है तो उसको SI में दे दीजिए शहीद परिवार को। जो जनरल सामान्य मृत्यु हुई है तो उसको एकदम 3 रैंक नीचे मत करिए ना। अगर ASI है तो उसको प्रधान आरक्षक का पद कम से कम दे दीजिए ना। प्रधान आरक्षक देने में क्या तकलीफ है? वो बच्ची मंत्री जी वही करेंगे जो प्रावधान में है। नहीं, उसको बदल भी तो सकते हैं साहब, कानून तो यही बनाते हैं ना जी। और बाकी लोगों का जो हुआ है वो भी तो सब फिर कानून में कहाँ हुआ है? जो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास आदेश की कॉपी है, वो कोई कानून में हुआ है क्या? आपके अधिकारी की मर्जी से कोई कानून बनेगा और आपकी अधिकारी के मर्जी से दूसरे के ऊपर कानून लादा जाएगा, ये भी गलत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम प्रधान आरक्षक के पद पर उस दूसरी बच्ची को दे दें और उस शहीद विधवा को
शहीद की विधवा के बारे में एक बार पुनर्विचार करके उनकी मदद करेंगे क्या? मैं आपके पास दो दिन बाद ज्ञापन दे दूंगा कागज। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले ही पूरे विषयों को दिया हुआ है और विभाग के पास भी पूरी जानकारी है। तो ये शहीद परिवार का जो विषय है उसके लिए मैं अवश्य ऐसा करता हूं, परंतु बाल आरक्षक के रूप में जिनको नियुक्ति हो गई है और बाल आरक्षक के रूप में वो काम करके अभी आरक्षक पद के लिए अनेक बार उनसे कहा गया, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर उन्होंने स्वीकार अस्वीकार अभी कुछ भी नहीं किया है, परंतु स्थिति वही बनी हुई है। इस पर यह कह पाना संभव ही नहीं है कि उनको किसी और बड़े पद पर तुरंत ही नियुक्ति दी जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष, क्रमांक 2 व्यास कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति के विषय में मेरा प्रश्न था माननीय मंत्री जी से। जो जवाब आया है कि वह जवाब है कि मुख्यमंत्री समग्र योजना में 20.8 लाख रुपए 8 कार्य स्वीकृत किए गए थे। खाली स्वीकृति कागज पर ही है, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कारण बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण यह काम नहीं हो सका है, जबकि बजट मार्च में स्वीकृति हो जाता है महोदय, अप्रैल तक जारी हो जाता है, दिसंबर जनवरी में आचार संहिता लगा है और यह वित्तीय वर्ष बजट भी चला जाएगा। तो क्या यह काम हो पाएंगे कि इसकी स्वीकृति पुनः आगामी वित्तीय वर्ष में रहेगा कि यह रुक जाएगा कि मिलेगा? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय कहा है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत उनके विधानसभा में कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, तो ये कुल 8 कार्य हैं, जिसका 20,80,000 रुपया स्वीकृत हो गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और प्रारंभ में जब रिपोर्ट इनको जानकारी उपलब्ध कराई गई तब यह स्थिति थी। वर्तमान में इनके कार्यों की स्वीकृति आदेश भी जारी हो गए हैं माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति आदेश कहां किस किस ग्राम पंचायत में कितनी की है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। खाली ये आया कि इतने 8 कार्य को इतने लगे हैं। कृपा करके वो स्वीकृति आदेश किन किन ग्राम पंचायतों में कहां कितनी है वो उपलब्ध करा देंगे कृपा करके। एक विषय मेरा मनरेगा के अंतर्गत भी था कि भाई मनरेगा के अंतर्गत कार्य तो स्वीकृति किया गया है महोदय, परंतु अधिकांश काम अभी भी अप्रारंभ है। यह राष्ट्रीय योजना है, मजदूरों को लाभ पहुंचाने की योजना है काम के साथ साथ, पर वो भी अगर अप्रारंभ है तो ऐसा क्यों? क्या कारण है माननीय मंत्री महोदय कि यह भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे क्षेत्र में? मैं कृपा करके आपसे जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है, भेदभाव का विषय ही नहीं हो सकता। और विशेष रूप से माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी वो उपलब्ध कराया गया है। नवागढ़ में और बलौदा, इनके दोनों ही विकासखंड इनके विधानसभा के, जिसमें जो अप्रारंभ कार्य दिख रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि नरेगा का कार्य है, पंचायत से प्रस्ताव लेकर के स्वीकृति करके कार्य को रखा जाता है और जब काम की मांग करते हैं तब वो कार्य वहां पर प्रारंभ किया जाता है। तो अप्रारंभ कार्यों से व्यथित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर हम जनजागरण करके और काम की मांग करवा सकें तो स्वीकृत होकर के कार्य रखा हुआ है माननीय सदस्य महोदय, कार्य स्वीकृत होकर रखा है, आप जरूर कार्य करवा लें, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राशि और कार्य सब कुछ स्वीकृत होकर के रखा है। जी धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। उसी प्रकार से ब्याज की राशि, जांजगीर चांपा में ब्याज की राशि से स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी आपने उपलब्ध कराई है। तो नवागढ़ विकास खंड में कुल 15 काम स्वीकृत हुए थे और अपूर्ण है 14 काम, एक ही काम मात्र पूर्ण हो चुके हैं माननीय महोदय। उसी प्रकार से आपके यह स्थिति यह बताती है कि भी हमारे माननीय अधिकारी, आप सब मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं, कार्य की स्वीकृति करा लेते हैं, परंतु कार्य को पूर्ण कराने में वो जो लापरवाही बरती जा रही है उचित नहीं है। गांव के विकास कैसे हो पाएगा? आपका विभाग है माननीय मंत्री महोदय, हम चाहेंगे कि भाई आप जो भी दें हमें स्वीकृति उतना ही पर्याप्त है, पर समय सीमा पे काम तो हो जाए ना। ये ना हो कि वर्तमान में जो बजट में स्वीकृत काम है वो कार्य अपूर्ण अगर है या कि शुरुआती नहीं हो पाया है, आप
उस पैसे को वापस बुला लेते हैं, तो ऐसे में विकास कहां हो पाएगा। मैं आपसे इस विषय में चाहूंगा कि आप कम से कम अपना वक्तव्य दें ताकि ये भी काम पूर्ण हो जाए। महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर कहा है कि जांजगीर चांपा में विभिन्न मद में जो ब्याज की राशि है उससे हुए निर्माण कार्यों के संदर्भ में, तो 15वें वित्त की राशि और जिला पंचायत विकास निधि, ऐसे दो निधियों के ब्याज की राशि से निर्माण कार्य वहां स्वीकृत किए गए हैं, और वह भी बहुत पुराना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं जिला पंचायत की उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें यह निर्णय लिया गया, और निर्णय लेने के बाद फिर जिला पंचायत को ही स्वीकृत करना है, वहीं पर इस कार्य को आगे बढ़ाना होता है, और वहीं पर यह काम आगे भी बढ़ाया गया है। एक ही है नवागढ़ में 15 कार्यों में एक कार्य जो पूर्ण और 14 अपूर्ण मतलब प्रगतिरत बताए गए हैं, और बाकी अन्य स्थानों पर भी ये कार्य स्वीकृत हुए हैं। मैं सोचता हूं कि समय पूर्वक पूरे हो जाएंगे। ये उनके हाथ का, उनके अपने जिला पंचायत का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमांक 3 विक्रम माननीय मंडावी जी। अध्यक्ष महोदय, दे दीजिए जवाब दे। नहीं, वो जवाब आ गया, उस बात को स्वीकार कर रहा हूं। जिला पंचायत में 5 साल कार्य कराने का भी मुझे अनुभव है। माननीय मंत्री महोदय, सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, सम्मानित सदस्य भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य रहते हैं, ये भी बैठक में आपको अनुभव है कि भाभी जी का अनुभव है? मेरा भी अनुभव है। सांसद प्रतिनिधि के तौर पे मैं माननीय बैठता था वहां। मेरा यह कहना है कि भाई सम्मानित सदस्य बैठते हैं, सांसद विधायक उसके सदस्य रहते हैं, परंतु ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब सम्मानित सदस्यों को जब राशि कहीं पे बराबर आवंटित की जाती है, तो मेरा प्रश्न है कि भाई हम चाहेंगे कि सम्मानीय विधानसभा के सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए ताकि उनके भी विकास काम वो हो। कोई प्राइवेट मांगते नहीं, हम भी विकास काम के लिए सभी सदस्यों की तरफ से मैं एक बात कह रहा हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन से एक बात आपसे प्रश्न, मेरी मन की जो पीड़ा है उस बात को मैं आपको अवगत करा रहा हूं। 1.25 साल हो गए महोदय विधायक बने, परंतु विधायक बनने के बाद जो विधायकों का अधिकार होता है, उस विधायकों के अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है महोदय। न आज तक जनसंपर्क की राशि हमारे अनुशंसा पे दी गई, बजट सत्र समाप्त होने को है, न कि माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा कहीं पे कुछ राशि दी गई, न कहीं पे कुछ बात आ पाती। हमारे एक भी काम, ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? हमारा जो अधिकार है उसको तो कम से कम मिले। कहते कहते थक गए माननीय अध्यक्ष महोदय। कृपा करके सम्मानित जितने हमारे लोग थे, इनके लिए तो ऐसा ना हो। चर्चा मैं आपकी तरफ से आग्रह करना चाहूंगा। पंचायत विभाग की चर्चा होगी जी जी, तो ऐसे सारे विषयों को बोलने का पर्याप्त अवसर, ये प्रश्नकाल है, प्रश्न तक ही सीमित रहे। प्रश्न क्रमांक 3 विक्रम मंडावी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नियत नेला नार जो योजना बनाया गया है बस्तर के इन जिलों के लिए, क्या इसके लिए बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नियत नेलानार योजना ये कन्वर्जेंस है सारी योजनाओं का। मतलब माननीय सदस्य महोदय को मैं बहुत स्पष्टता करना चाहता हूं इस विषय पर, एक योजना नहीं है भाई, ये तो सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस है। ये एक अभियान की तरह किया जा रहा है, इसका प्रॉपर डैशबोर्ड बना है, और एक एक गांव के एक एक काम की मॉनिटरिंग ऑनलाइन अपडेट होते रहती है। इसमें ये पूरे योजनाओं का कन्वर्जेंस है माननीय अध्यक्ष महोदय, महायोजना है। नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था, शासन से कोई बजट स्पेशल इसमें प्रावधान है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा, इस सारे के सारी योजनाओं का बजट इसी का है। जो गांव इसमें है, इनमें सारे के सारी योजनाओं का बजट इसी का मान्य आप। चलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था, जो स्वीकृत जो कार्य आपने बताया है उसमें अप्रारंभ कार्यों की संख्या कितनी है और उनकी स्वीकृत राशि कितनी है, और अप्रारंभ जो हुए हैं उसके कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी माननीय सदस्य ने जो कहा, तो बजट में कुछ राशि का प्रावधान इसलिए भी किया गया है कि अगर हमको इस तरीके से कुछ काम अतिरिक्त स्वीकृत कर रहे हैं अन्य कार्यों से अतिरिक्त, तो भी बजट में प्रावधान इसमें किया गया है। 5 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है माननीय अध्यक्ष महोदय। और कुल कार्यों में से अपूर्ण कार्यों की संख्या जो प्रगतिरत है वो 137 है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें 3 करोड़ 42 लाख रुपया का भुगतान हुआ है और कुछ राशि शेष है जो भुगतान किया जाना है।
ये वर्तमान में प्रश्न का यह अंश नहीं था माननीय अध्यक्ष महोदय। वर्तमान में कार्यों की भौतिक स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था। सभी कार्यों की भौतिक स्थिति वर्तमान में प्रारंभ अथवा अप्रारंभ के रूप में दी गई है। अगर कार्य के एक एक कार्य के पीछे हम किन कारणों से नहीं हुआ है यह भी जानना चाहते हैं तो मैं कालांतर में माननीय सदस्य को इसको उपलब्ध करा दूंगा। यह मेरे लिए भी बहुत जानकारी युक्त होगा। क्रमांक 4 अजय चंद्राकर जी। एक प्रश्न और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है कि माननीय मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस योजना में क्या भविष्य में और भी गांवों को जोड़ने की कोई कार्य योजना है क्या इस योजना के अंतर्गत? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अब इस विषय को आपको थोड़ा विस्तार करके बताना चाहता हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और बहुत आवश्यक भी है समूचे छत्तीसगढ़ के लिए, यहां तक समूचे भारतवर्ष के लिए। नियत नैलानार जो अभियान प्रारंभ किया है माननीय विष्णुदेव साय जी ने, और उसके माध्यम से बीजापुर जिले में अब तक 19 और 2 दिन पहले का अगर काउंट कर लेंगे आपको जानकारी देने के उपरांत का, तो 20 कैंप नए कैंप लगाए जा चुके हैं। 19 जो कैंप हमारे पुराने लगे हुए, पुराने अर्थात नई सरकार के बाद के हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 27 ग्राम पंचायतों को और 58 ग्रामों को लिया गया है। अभी फिर से जो 20वां कैंप लगा है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें फिर कोई ग्राम पंचायत और ग्राम फिर इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और इन सारे कैंपों के आसपास मैं बड़े ही प्रसन्नता के साथ आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पामेड़ से बीजापुर इस रास्ते जाने के लिए माननीय विधायक महोदय, माननीय सदस्य बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे, पहले आप तेलंगाना होकर जाते थे, 250 किलोमीटर पड़ता था माननीय अध्यक्ष महोदय, और अभी 25 वर्षों बाद पिछले महीने से ही पामेड़ से बीजापुर भोपालपट्टनम से होकर के आप जा रहे हैं और ये 90 किलोमीटर में आप पहुंच जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। वो सारा रास्ता जिसको नक्सलियों ने घेर कर रखा था, बड़े दिनों से 25 वर्षों से यह रास्ता बंद था, अब वो खुल करके डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन जो है वो वहां पर बस चलवा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये बस चलना प्रारंभ हो गई है। और इसके साथ साथ अनेक ऐसे स्थान हैं, बीजापुर से पामेड़ वाया आवापल्ली होकर के, मुतवेंडी से बीजापुर वाया गंगालूर होकर के, पहले कांवड़ गांव की तरफ से वहां जाना पड़ता था, अब यह रास्ता प्रारंभ हुआ है माननीय सदस्य को। यह सब कुछ नियत नैलानार के माध्यम से हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। कोंडापल्ली का साप्ताहिक बाजार भी 25 वर्षों के बाद अब पुनः पल्लवित हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये सारे काम नियत नैलानार के माध्यम से किए गए हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में किए गए माननीय अध्यक्ष। चलो छोटा प्रश्न करो। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि कन्वर्जेंस से हो रहा है नियत नैलानार में, तो कितने विभाग की कितनी राशि किसके साथ कन्वर्जेंस की जा रही है उसकी? कन्वर्जेंस 2 मदों का हो रहा है, इतना ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभियान में सभी मदों का कन्वर्जेंस हो रहा है। मेरी बात आप सुन लीजिए ना भाई साहब। हाँ, इस कार्य में, इस अभियान में सभी मदों का कन्वर्जेंस हो रहा है। सभी मदों के कार्यों को लेकर के इसमें आगे बढ़ते हैं। 25 तरह के सामुदायिक कार्य हैं और 18 प्रकार के व्यक्तिगत कार्य हैं जिसको लेकर के काम हम लोग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और कुल योजनाएं है कहा? बीजापुर में नहीं, आप नियत नैलानार में नहीं, बीजापुर के लिए सुनिए ना, आपने कहा कि ये महाअभियान है और कन्वर्जेंस से सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आप किसी विभाग के, जैसे गृह विभाग से मान लो किसी मद से कन्वर्जेंस कर रहे होंगे, तो मैं ये पूछ रहा था कि कितने विभाग के कौन सी मद की राशि से आप कन्वर्जेंस कर रहे हैं? कि पैसा बजट से दिया है कन्वर्जेंस के लिए कि विभागीय पैसे से कर रहे हैं? कौन कौन विभाग कन्वर्जेंस के लिए आपको पैसे दे रहा है, ये जानना चाह रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के अनुरूप, उनके प्रश्न के अनुरूप, ये सारे ही विभागों के सभी तरह के कार्य इसमें कर रहे हैं। डीएमएफ का पैसा भी इसमें लगा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा का पैसा भी लगा रहे हैं, अन्य विभागों के राशि भी इसमें लगाए जा रहे हैं। ये सारी राशियां लगाई जा रही है। चलिए क्रमांक 4 श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा अपने प्रश्न में, ये एक सीजीएमएससी से संबंधित है। उत्तर में आपने दिया है कि डायरेक्टर हेल्थ ने डिमांड क्रिएट की और सीजीएमएससी ने खरीदा। कितनी राशि, कितनी
सामग्री की संख्या बता देंगे, नाम मत बताइए, आपने इतना मोटा मुझे दिया है, इतने आइटम का इतनी राशि का डिमांड उन्होंने, इतने सामान का डिमांड उन्होंने दिया और उसके विरुद्ध कितनी राशि उपलब्ध करवाई, डिमांड जो दिया कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई और कितने दिन के अंदर में वो सप्लाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रपत्र में बहुत ही बृहद एक 795 पेज का और एक 492 पेज की जानकारी दे दिए हैं, परंतु पृथक से इन्होंने स्पेसिफिक जो है पूछा है। तो मोक्षित कॉरपोरेशन को 2019-20 से 22-23 तक 266 प्रकार के रीजेंट कुल 453 करोड़ रुपए का खरीदी किए गए और 2023 में मैं वो पूछा नहीं। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि डीएचएस ने मांग पत्र दिया, मांग पत्र कितने सामान का दिया और कितनी राशि उनको उसके विरुद्ध उपलब्ध करवाई और कितने दिन में वो सप्लाई हुई। क्योंकि आपने मोक्षित से संबंधी प्रश्न पूछा है तो उस कंपनी का डिटेल है, बाकी तो आपको भाई बृहद रूप मैं से मोक्षित 1000 से ऊपर। माननीय मंत्री जी, हाँ, मोक्षित उसमें उल्लेखित है, फिर मोक्षित का ही यदि बता रहे हैं तो फिर पूछ देता हूं, मोक्षित को यदि किया है। नहीं, इसमें भी मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं पिछला सवाल का जवाब। ये राज्य बजट से वर्षवार आपको बताऊं कि एक साथ बता दूं? मैं जिस विषय में पूछा हूं, हाँ, जिस कंपनी का नाम भी मैंने प्रश्न में लिया, उस कंपनी को आपने दिया तो उसके लिए रिएजेंट्स खरीदी जो की है आपने, कितने रिएजेंट्स की डिमांड क्रिएट हुई डीएचएस के द्वारा, उसके विरुद्ध कितनी राशि सीजीएमएससी को उपलब्ध करवाई गई, कितने दिन की अवधि में रिएजेंट उपलब्ध करवाए गए, सप्लाई की गई मतलब, और उसमें क्या क्या अनियमितताएं पाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोक्षित कॉरपोरेशन को 2020-21 में रीजेंट भी खरीदे थे, उपकरण भी खरीदे थे। तो दोनों बताऊं कि आप उत्तर दीजिए, फिर मैं पूछ लूंगा। आप मेरे प्रश्न मत करिए ना, उत्तर दीजिए। उपकरण में 2020-21 में 10 प्रकार के उपकरण खरीदे, जिनमें उपकरणों की संख्या 256 था। 11 करोड़ 20 लाख रुपए की उसको क्रयादेश दिया गया था। 11 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान हुआ। 21-22 में 2 प्रकार के उपकरण थे, 41 उपकरणों की संख्या थी। 3 करोड़ 15 लाख रुपए का क्रयादेश दिया गया और भुगतान भी 3 करोड़ 15 लाख का हुआ। और 22-23 में 8 प्रकार के उपकरण थे, 1846 उपकरणों की संख्या थी। 83 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान हुआ और 83 करोड़ 82 लाख रुपए पूरा भुगतान हो गया। और 23-24 में माननीय अध्यक्ष महोदय 10 प्रकार के उपकरण इनसे खरीदे गए और 22 प्रकार के उपकरण थे। 81 लाख की खरीदी हुई और उसका भुगतान अभी शेष है। इसी प्रकार से जो रीजेंट है, रीजेंट हमने 19-20 में माननीय अध्यक्ष महोदय 10 प्रकार के रीजेंट 20 करोड़ 48 लाख रुपए खरीदे, उसका पूरा भुगतान हो गया। 21-22 में 21 प्रकार के रीजेंट लिए 20 करोड़ 88 लाख पूरा भुगतान हो गया। 21-22 में 70 प्रकार के रीजेंट खरीदे, 88 करोड़ रुपए का क्रयादेश दिया गया, भुगतान पूरा हो गया। 22-23 में 165 प्रकार के रीजेंट थे, 324 करोड़ रुपए की खरीदी हुई, पूरा भुगतान हो गया। और अभी 2023 में ये 249 प्रकार के रीजेंट खरीदी हुए, 385 करोड़ का उसको क्रयादेश दिया गया, उसमें मात्र 47 करोड़ रुपए भुगतान किया गया और 338 करोड़ रुपए देना शेष है। में क्या क्या अनियमितता पाई गई?
और किन अनियमितताओं की जांच हो रही है, ये आप बता दीजिए। क्या क्या अनियमितताएं पाई गई, मोक्षित कारपोरेशन कह लें या सप्लाई करता जो भी हो, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई, इस माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न माननीय सदस्य ने राज्य के हित के लिए बृहद रूप से लगाया है और पहले भी ध्यान आकर्षित किए हैं, उसके लिए इनको मैं धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण को जैसे ही माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और विभिन्न अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि इसमें अनियमितता हो रहा है, तो हमने सबसे पहले 12/1/2024 को इसको विभागीय जांच के लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपको कैसे पता लगा ये अनियमितता, ये मुझसे मतलब नहीं है मुझे। अखबारों से पता लगा, क्या पता लगा? आपने जितना खरीदा 385 करोड़ रुपए में से कुछ करोड़ रुपए जो आपने भुगतान किए, बाकी भुगतान रोका है या नहीं होगा पैसा। आपके पास, मैं प्रश्न के शुरुआत में पूछा, पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी आपने खरीदा क्या? डीएचएस ने मांग दी इस वित्तीय वर्ष में, पैसा उसका दिया कि नहीं दिया? पूरा मांग दिया और आपने खरीदा। तो अब खरीदी में क्या अनियमितता पाई गई यह पूछा हूं, किसके द्वारा पता चला आपको? ये आपका विषय है, क्या क्या अनियमितता पाई ये बताइए। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से 3 प्रकार की अनियमितता पाई गई। पहला, इसमें जितनी क्रम से चले ना, मैंने पूछा पैसा डीएचएस ने मांग की, भुगतान रुका है 300 कुछ करोड़ का, वो आपने खरीदा, वो पैसा उपलब्ध था कि नहीं था खरीदने के लिए, कि बिना पैसे के खरीदा गया? ये बताइए मुझको। जितना पैसे का प्रावधान था उससे ज्यादा खरीदी हुआ। उससे ज्यादा कि कितनी ज्यादा खरीदी हुई वो भी बता देता हूं आपको। छोड़ पड़ माननीय अध्यक्ष महोदय, कल चंद्राकर जी मेरे लिए आरोप लगा रहे थे कि बाकी के समय इनको दे दिया जाए, तो हम प्रार्थना कर लें कि क्या बाकी सब समय आप ही को दे दें? अरे मेरे को कहा दे रहे हैं, मैं तो मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे भाई, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। मेरे प्रश्नों को उत्तर आ जाए भाई, इतना ही चाहता हूं। क्यों करते हो जिसका उत्तर नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में 120 करोड़ का बजट में प्रावधान था, उसमें 108 करोड़ रुपए आवंटन प्राप्त हुआ और मैंने जैसा बताया कि 385 करोड़ की। अगला प्रश्न कहा जाएगा भाई साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, 325 आपने स्वीकार कर लिया पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी खरीदा गया। सीजीएमएससी के नियम में या स्वास्थ्य विभाग के किसी नियम में पैसा नहीं है और खरीदा जा सकता है क्या? और ऐसी खरीदी की गई तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन खरीदा और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब गड़बड़ियों के चलते इतिहास का आपसे गड़बड़ियों की जांच में बात में जो इसमें मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, आप जानना क्या चाहते हैं? हमने ईओडब्ल्यू जांच को जांच तक तो बाद में, और इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने एनओसी दिया है। आपने बहुत अच्छा किया। इससे बड़ा बृहद क्या हो सकता है? आपने आरोपी जो फर्जी किया अभी जेल में है, मैं जो इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? मैं जो सरकार आने के साथ एक महीने में जांच कराए। भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। मैंने पूछा है आपसे कि जो पैसा नहीं होने के बाद खरीदा गया, आपके नियमों में है क्या ऐसी खरीदी हो सकती है? और यदि नियमों में नहीं है तो उस कौन अधिकारी ने ऐसा किया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? यह पूछा हूं। आपने 25 लोगों को जेल में डाला है, 40 की, ये इससे मतलब नहीं। मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, उसमें उत्तर चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा बृहद रैकेट के रूप में किया गया। ये नियम में नहीं है कि बिना आवंटन के खरीदा जाए, परंतु हेल्थ एक ऐसी व्यवस्था है कि कभी कभी कुछ मात्रा में उसको, कुछ मात्रा 385 करोड़ की नहीं हो सकती माननीय अध्यक्ष महोदय। कुछ मात्रा 385। जवाब सुनिए, मेरी जवाब को पूरा सुन लिया जाए। माननीय पूरा जवाब सुन ले, फिर बाद उसके में बाद जो प्रश्न आएगा तो करने आराम से, आप धैर्य से बैठिए, आप जवाब दीजिए। हेल्थ में नियम के नहीं होने पर थोड़े मोड़े मात्रा किया जाता है, परंतु महोदय ये 385 करोड़ का मामला था। हमने शुरू में जनवरी में ही जांच के लिए विभागीय जांच करवाए और जांच में धीरे धीरे प्रतीत हुआ कि जांच करने वाले ही उसमें खुद मिले हुए हैं। तो हमने जो है
पूरे इस मामले को उठाकर विधानसभा में प्रश्न भी आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू को हमने उसको स्थानांतरित किया। माननीय और अध्यक्ष इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने एनओसी भी दिया है कि उनके खिलाफ भी करिए अभी, और इसमें जो भी जांच के दायरे में ईओडब्ल्यू कर रही है। आपसे मैं संरक्षण चाहता हूं। आपने क्या कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री, आपने जीरो टॉलरेंस किया, वो आप सब बधाई ले लो मेरी, लेकिन कृपा करके मैं जो स्पेसिफिक प्रश्न किया हूं उसका उत्तर दे दीजिए और उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा आपसे। प्रॉमिस। एक आखिरी प्रश्न जो भी कर रहे हैं कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, प्रश्न की संख्या के बजाय यह भी देखा जाता है कि प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और पॉइंटेड पूछ रहा हूं मैं, तो उत्तर नहीं आ रहा है तो संख्या का कोई मतलब नहीं। चलिए पॉइंटेड जवाब दे रहे हैं, चलिए माननीय थोड़ा प्रश्न आप मैं जो पूछा हूं उसी में बताइए। आपने जो जो कार्यवाही की हो उसमें नहीं पूछा हूं, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मैं। जितनी राशि मैंने बिना राशि के खरीदी की गई, ये आपके नियमों में है कि नहीं है, तो आपने नहीं है कहा। तो जिस अधिकारी ने इसका वायलेंस किया, इस नियम का बिना पैसे के खरीदा, वो लोग कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आप किसको, मुझे बताइए कि उनका नाम ईओडब्ल्यू भेजे हैं, सीबी में भेजे हैं, सब बता दीजिए। स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं या कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बात मैं माननीय सदस्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम 12/1 को जब समझ में आए कि नियम विरुद्ध है, तो विभाग ने अपना जांच करने के लिए हमने आदेशित किया, और ये जांच रिपोर्ट जो है वो पूरा गोलमोल था, समझ से बाहर था। और माननीय सदस्य धर्मलाल कौशिक जी प्रश्न भी किए, और नहीं भी करते तो उससे पहले हमने ईओडब्ल्यू की पूरी फाइल तैयार कर ली थी, अभी बता दे रहा हूं, उसमें डेट आ जाएगा। तो हमने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, मैंने बताया कि 15 अधिकारी हैं, इसमें 2 बड़े अधिकारी हैं, चूंकि ईओडब्ल्यू में जांच नहीं चल रहा है, शायद वो सदन में उनके नाम बताना उचित नहीं होगा। दोषी है यदि ये जिम्मेदार है, नाम क्यों नहीं बताएंगे? कौन 2 बड़े, कौन छोटे, कौन 15? मैं तो ऐसे 15 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को हमने दे दिया है। अब चूंकि हम तो जांच करके, मंत्री को अधिकार नहीं है कि जांच करके उसको सूली पर लटका दे, हमने इससे बड़ा जांच आप क्या चाहते हैं बताइए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ रहा हूं आपसे खेद व्यक्त करके, सीधी बात है कि मैंने जो पूछा उसका भर उत्तर नहीं दिया उन्होंने, बाकी वो क्या क्या किया उसको बखान करते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश कर दें, मैं तो अपने हिसाब से इन्होंने जो पूछा उसका पॉइंटेड जवाब। आप ईओडब्ल्यू में किसके खिलाफ गए मैं पूछा ही नहीं, आपको बधाई दे दी आपने किए नहीं, जो गड़बड़ की है मैंने बताया कि इसमें गड़बड़ी हुआ है, स्वीकार किए हैं, और गड़बड़ी के बाद जांच भी कराई। अच्छा, चलिए आप उत्तर नहीं दे रहे हैं मुझको, मत दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें जो कारपोरेशन का नाम मैंने उल्लेखित किया है, उस कारपोरेशन के खिलाफ भी आप ईओडब्ल्यू में गए हैं, तो उसके खिलाफ क्या क्या किन किन मुद्दों में जांच हो रही है ये बता दीजिए। उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है सप्लाई कर्ता ने, जिसके खिलाफ आप जांच करवाए हैं, आप जांच करवाए हैं और ईओडब्ल्यू को दिए हैं। तो जिन्होंने सप्लाई की है, उन्होंने सप्लाई करता है, उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है जिसके खिलाफ आप ईओडब्ल्यू में गए हैं, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सप्लाई करता और सप्लाई कराने में जिनका हाथ था, जिन अधिकारियों का, कर्मचारियों का, पूछ रहा हूं मैं, उन सबके खिलाफ ईओडब्ल्यू में हमने नाम दिया है। और मुख्य रूप से जो ये बिंदु पूछ रहे हैं कि सप्लाई करता क्या क्या गड़बड़ी था, तो उसके तो गड़बड़ी नंबर 1 कि बिना किसी प्रकार के उसमें खरीदी नियम में जो दर हैं, वो 100 रुपये की चीज को 10 गुना 8 गुना रेट में खरीद लिया गया था, वो जांच हुआ। ऑर्डर मिला है? दूसरा उसने ऑर्डर मिला, ठीक है, मैं रुकिए, आपके विभाग ने ऑर्डर दिया उतने पैसे में सप्लाई का उनको। अरे उसी में तो आ रहा हूं मैं। इसके बाद जो ऑर्डर दिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें नियम है कि उसको चालू करके उसमें रीजेंट जांच चालू होने के बाद भुगतान होता है। अभी भी 700 से ऊपर मशीनें आज तक नहीं चालू हो पाई हैं। तीसरा चीज उसने बताया कि ये क्लोज मशीन है जिसमें दूसरे के रीजेंट नहीं लगता है, और छद्म पूर्वक जो है उसने ओपन मशीन भी दे दिया जिसमें किसी के भी दवाइयां लगते हैं। तो कुल मिला के ये सप्लायर और अधिकारियों की सांठगांठ से हुई है। प्रथम दृष्टया में सप्लायर को जेल में डालकर उसको ईओडब्ल्यू में डाला है, और अधिकारी भी उसमें 15 अधिकारियों के नाम हैं, उनको हमने एनओसी दे दिया है।
चूंकि ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, विभाग नहीं कर रही, इसलिए मैं समय सीमा भी नहीं बता पाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 5 संगीता सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जानकारी चाही थी कि हमारे जो जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए और जितने भी रिक्त हैं सब अध्यक्ष महोदय जी, तो मैंने देखा इनके उत्तर में जितने भी आए हैं अध्यक्ष महोदय जी, रिक्त पद बहुत सारे हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद 1 है तो 1 रिक्त है। वैसी निषेधना के 2 पद हैं तो 2 रिक्त हैं। रेडियोलॉजिस्ट 1 पद है तो 1 रिक्त है। नाक कान गला के 1 पद है तो 1 रिक्त है। तो देखा जाए अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे हैं, नाम लूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं निवेदन अपील कर रही हूं और जानना चाह रही हूं कि ये रिक्त पदों की कब तक भर्ती हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया ने अपने क्षेत्र की चिकित्सकों की कमी की बात कही है, वो सही बोल रही हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमारे पास जो है कमी है, लेकिन सुखद बात है कि बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा आपके जिले और विधानसभा में बाकी स्टाफ भरे हुए हैं। इन कमी को पूरा करने के लिए 1079 चिकित्सकों और विशेषज्ञों की पदों की भर्ती के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय हम जल्द ही उसकी प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इसके लिए वित्त से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रियाधीन है। 225 स्टाफ नर्सों की भी हम भर्ती कर रहे हैं और जल्द ही अभी बांड से जो हम भर्ती करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विशेषज्ञ कमी है उसको अप्रैल महीने में हम उसको भेजेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारे भरे हुए हैं, तो मैं वो जो भरे हुए बता रहे हैं जहाँ पे हैं डॉक्टर, उसको मैं जानना चाह रही हूँ। संजरी बालोद विधानसभा में सूची दे दूंगा, लंबा लगेगा पढ़ने में, लेकिन कुल 343 स्वीकृत पद हैं। 343 पद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्वीकृत पद की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, आगे तो बताऊंगा, तब तो उसके विरुद्ध में कितना भरा है, कितना रिक्त है। तो उसके विरुद्ध में 343 के विरुद्ध में 222 कार्यरत हैं, 123 रिक्त हैं। उसी प्रकार से एनएचएम में भी हम 226 पद है, उसमें 216 भरे हैं, केवल 10 रिक्त है। और अन्य 7 बांड के डॉक्टर हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ एनएचएम से तो 95% भरे हैं और हमारे डीएचएस के रेगुलर में वो भी लगभग 65% स्टाफ भरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, वहाँ पे एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, एक भी मनोरोग चिकित्सक नहीं है, एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, वहाँ पे अगर मनोरोग बच्चा मेंटल आते हैं, उनको बाहर रिफर किया जाता है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब यहाँ है ही नहीं तो महोदय जी पता नहीं कहाँ से आंसर लेके आए हैं। और उसको अध्यक्ष महोदय जी मैं निवेदन कर रही हूँ, इसको विशेष रूप से ध्यान दें और बहुत जल्द से जल्द, अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय जी, निवेदन करिए स्वास्थ्य मंत्री से, तो उसको बंद कर दीजिए। जिला अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ स्टाफ ही नहीं है, एक्सीडेंटल केस आते हैं बहुत सारे अध्यक्ष महोदय जी। तो एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है इसी में अध्यक्ष महोदय जी कि जो विगत वर्षों में जो प्रसव के आपके पास प्रकरण आए हैं, उसमें कितने सिजेरियन प्रसव हुए हैं और कितने प्रकरण में आपने निजी अस्पताल में रिफर किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक रूप से प्रश्न पूछा है प्रसव का, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का, तो आपको जिले और विधानसभा दोनों का मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय जी। हमारे यहाँ प्रसव के लिए महिला जाती है अध्यक्ष महोदय जी, उनको पूरे एक दिन रखा जाता है वहाँ पे, उसके बाद जो उनका प्रसव नॉर्मल नहीं हो पाता है तो उसको रिफर के लिए निजी डॉक्टर हॉस्पिटल में भेजते हैं। और अध्यक्ष महोदय जी, कई बार इतना लेट हो जाता है इनके एम्बुलेंस के वहाँ नहीं रहने के कारण।
जो हमने सर्व सुविधा युक्त एक एम्बुलेंस था अध्यक्ष महोदय जी, वो भी नहीं उपलब्ध होने के कारण कई महिलाएं की मौत हो चुकी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ यहाँ पे घोषणा करें कि चलिए आप जब रिक्त पद होगा आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे सर्व सुविधा युक्त जो एम्बुलेंस था उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे घोषणा करें कि आप सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस दे हमें। चलिए अब एम्बुलेंस निश्चित रूप से वो थोड़ा दूरस्थ अंचल का है। एक एम्बुलेंस आपके यहाँ भेज देंगे। चलिए, और आप पूछिए। जल्द ही एक एम्बुलेंस भेजेंगे। भेज दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पीएससी में जो आप भर्ती करने की बात धन्यवाद कह रहे अध्यक्ष हैं, महोदय। क्या ये वैसी भर्ती है जहां यहाँ विधानसभा में घोषणा हुआ 33,000 का, आज तक भर्ती नहीं हुआ? क्या आप भी वैसी करने वाले हैं? प्रश्न क्रमांक 6 नहीं माननीय मंत्री। श्रीमती गोमती साय जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी, समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के और सिविल हॉस्पिटल है, उसमें सुविधा संचालन करने के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं, मेरा क्वेश्चन है। इसमें से उत्तर दिया गया है जिसमें से पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में सिविल भी है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिसमें से बहुत सारा रिक्त पद है, उसको कब तक पूरा करेंगे, ये मंत्री महोदय जी से मैं जानना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न इससे पहले वाले में भी बताया था कि हम भर्ती प्रक्रिया जल्द ही करने वाले हैं। वैसे आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा है वो स्थिति, लगभग 90% पद भरे हैं, फिर भी अब आपके जहां स्पेसिफिक रूप से कहीं डॉक्टर्स की कमी होगी तो बता देंगे। वैसे आपके यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर विहीन नहीं है। अब मेरा एक क्वेश्चन और है, ये बहुत बड़ा योजना है आयुष्मान कार्ड, जो शासकीय हॉस्पिटल में तो चलता है लेकिन अर्ध शासकीय हॉस्पिटल में नहीं चलता है। मरीजों को बहुत दिक्कत का परेशानी उठाना पड़ता है, जैसे हमारे कुनकुरी अर्ध शासकीय हॉस्पिटल में नहीं चलता है, कहीं रामकृष्ण केयर में नहीं चलता है, तो इसका आप कृपा करके क्या योजना बनाए हैं जो हॉस्पिटल में भी चले, हमारे जितने भी मरीज हैं अच्छा से अच्छा इसका उपयोग करें। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान को लेकर हमारे विभाग ने बड़ी कार्रवाई भी ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ किया है जो इनपेनल्ड हैं और नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने उनको इनपेनलमेंट से उसको सस्पेंड भी किया है। और इस प्रकार के कोई भी हॉस्पिटल हो तो आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि उनका कुछ भुगतान बचा था तो उनके हम भुगतान भी इस बार कर रहे हैं, तो मुझे बता देंगे अलग से भी, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई। मंत्री महोदय जी, मैं अध्यक्ष महोदय जी आपके द्वारा जानना चाहती हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, उसमें से अभी 100 वाहन नहीं है, कहीं मतलब वाहन नहीं है, इसके लिए व्यवस्था कब तक कराएंगे, कृपा करके घोषणा कर दीजिए मेरे विधानसभा क्षेत्र से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आचार संहिता की वजह से टेंडर नहीं कर पाए थे। अभी जो एम्बुलेंस है लगभग 380 एम्बुलेंस के, उसके टेंडर भी जल्द पूरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि अप्रैल माह तक एम्बुलेंसेज भी हमारे पास पर्याप्त आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता में पत्थलगांव विधानसभा में हम भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एम्बुलेंस की बहुत कमी है, उसका पूर्ति जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। चलिए, ठीक है, करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 7 श्री भूपेश बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि 2016 से लेकर 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वर्षवार स्वीकृत आवासों की संख्या, स्वीकृत व्यय राशि तथा निर्मित आवासों की जानकारी जिलेवार देने की कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग से जो जानकारी मिली है अध्यक्ष महोदय, 2016 में एक भी भवन पूर्ण नहीं हुआ, 2017 में 2,05,434 पूर्ण हुए, 2018 में 3,07,414 स्वीकृत हुए, 19 में 2,20,095 हुआ और अध्यक्ष महोदय 20 में आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय 33,792 और 21 में 47,728, 22 में 10,485, 23 में 1,09,489, 24 में 1,65,620।
ये आपने आंकड़े दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, अभी इस मामले में आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया और इसके पहले माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी प्रश्न किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े में बड़ा अंतर है। जहां 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने 0 बताया और वहीं मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 47,728 बताया और वहीं आपने जो 2023-24 में फिर जो आंकड़े हैं वो 0 आपने बताया, जो आर्थिक सर्वेक्षण है। मुझे जो आपने उत्तर दिया है उसमें 1,09,489 बताया है और 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में जो पूर्ण आवास है केवल 6 बताया है। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी जो उत्तर आपने दिया है उसमें 13,000 है भैया, 28 तारीख को जो उत्तर आया 13,170 और मुझे जो उत्तर आपने दिया है 1,65,620। ये कौन सा आंकड़े सही है अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़ा महत्व का प्रश्न है और आंकड़ों पर ज्यादा जानने की आवश्यक जरूर जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं और उस पर पूरा विषय भी है, परंतु इस बात पर तो इसमें चर्चा आप समय बढ़ाकर भी कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माननीय सदस्य महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो कहना है, इन्होंने प्रश्न किया था कि वर्ष 2016 से वर्ष 2025 तो जनवरी से दिसंबर उसको कैलकुलेट किया गया फिर पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर वेबसाइट में उपलब्ध था, प्रोग्राम सारे थे, लेकिन उसको महीनों में बांटकर, जिलों में बांटकर उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको आंकड़ों में ये लग रहा होगा कि वहां आंकड़े कैसे हैं और यहाँ आंकड़े कैसे हैं। ये वर्ष के आधार पर है, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर है और वर्ष के आधार पर जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल स्थापित आंकड़े हैं और समझने के लायक है कि इसमें कथा भी बहुत बड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कथा ऐसी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गरीब जिनके आवास रुके हुए थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जो आवास बने हैं वो भी हम लोग ध्यान में है। मैं प्रतीक्षा करता हूं। बहुत बढ़िया बात आपने कही माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा कि 18 लाख आवास बने नहीं, पिछली सरकार ने कोई निर्माण नहीं किया। मैं भी आंकड़े पढ़ा अध्यक्ष महोदय, 2017 में कितना हो, 16 में कितना हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक पढ़ा। ये सारे आंकड़े मैंने पढ़े, आपके उत्तर दिए हैं, आप ही को उत्तर है और सारे आंकड़े चीख के कह रहे हैं पिछले सरकार में भी काम हुआ जिसको आप नकार रहे हो। मेरा प्रश्न तो यह है कि आखिर टोटल में आप जो लक्ष्य आप कर रहे हैं, आपने जो लक्ष्य बताया है वो है अध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्य है आपका 23,26,000 और स्वीकृत आवास 18 लाख और निर्मित आवास है 11,58,919। ये मुझे उत्तर में आपने बताया। अब सवाल ये उठता है कि 11 लाख निर्मित हो गए, उसके अलावा आप 18 लाख और देंगे कि इसमें से 11 लाख हो गया, उसमें 7 लाख देंगे? ये कृपा करके बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि अभी जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी और 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए 17 राज्यों को और उन 17 राज्यों में 2011 की जो PWL है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट है, 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा। मैं जो माननीय सदस्य कह रहे हैं मैं उसी विषय पर कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने काम किया, वो ये बता रहे हैं, तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि काम कितना किया और कितने की आवश्यकता थी। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 17 राज्यों को जो सूची दी गई उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर आवास आवंटन की आवश्यकता नहीं पड़ी माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु छत्तीसगढ़ को 6,99,331 आवास दिए गए। आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में गरीबों को आवास मिला है, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु पूछ रहा हूं उसको बताया आप। मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।
सदस्य महोदय, मेरा निवेदन है, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। दोनों प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहे अध्यक्ष महोदय। पूरा जवाब पहले प्रश्न का उत्तर है माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला प्रश्न था, उत्तर 16 से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। और जब विधानसभा में पूछा जाता है तो वित्तीय वर्ष से पूछा जाता है, वो आंकड़े आपने एक बताए नहीं। अब इसलिए मेरे आंकड़े एक बार उत्तर आ जाए, उसके बाद जो आपको शंका हो पूछ सकते हैं। समय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं आप समय बढ़ा दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ले लें, क्योंकि माननीय ट्रेजरी बेंच से ये मांग की जा रही है कि समय बढ़ाया जाए। अभी आप एक मिनट जवाब करने दीजिए माननीय सदस्य महोदय। माननीय अध्यक्ष आप बैठिए ना, हाँ पहले जवाब दे दीजिए। मैं आपसे वही कह रहा हूं, कितने की आवश्यकता थी और कितना कहा किया गया है, यह इस बात का प्रमाण है। अभी केंद्र की सरकार ने 8,47,000 आवास दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें से 6,99,331 आवास 2011 की वेटिंग लिस्ट के हैं। उसमें से 17 राज्यों में से 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा, सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा, क्योंकि ये काम बकाया रह गए थे। और ये काम सिर्फ छत्तीसगढ़ में बकाया रह गए थे, कोरोना का काल और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी समय में झारखंड ने जितने लक्ष्य दिए गए जवाब आने नहीं, जवाब क्या दे रहे हैं? आप प्रवचन कर रहे हैं। नहीं, प्रवचन माननीय सदस्य खुद बोल रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल ये उठता है, अब मैं इस बात को छोड़ता हूँ। आखिरी प्रश्न का तीसरा प्रश्न ये है कि आवास योजना में कितना है, आवास प्लस में कितना है, आवास प्लस प्लस में कितना है, ये बता दें। 2011 के सर्वेक्षण में पहले दो प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया नहीं। नहीं, पहला प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दिया हूं भाई, और अगर आपको कोई विषय हो तो मैं बता दूं आपको। इसके बाद प्रतीक्षा सूची जो 2011 की है 6,99,000 कुछ आवास, और आवास प्लस की सूची है 8,19,999 आवास, और जो किस्त जिन आवासों के बचे थे अभी 2,24,000 पूरे किए गए नई सरकार बनने के बाद वो आवास, और उसके बाद जो 47,090 आवास मुख्यमंत्री आवास के नाम से जो आपने एक सर्वे करा रखा था, और पूरे देश को मिलने वाले राशि को छोड़ करके राज्य की बजट से हम पूरे को राशि दे देंगे, ऐसा प्रस्ताव करके रखा था माननीय अध्यक्ष महोदय। इन सबको मिलाकर के, भाई मेरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय एक बार बात सुनी जाए, इन सबको मिलाकर के वो 18 लाख का फिगर आ जाता है। 18 लाख ये 11 लाख जो निर्मित आवास है, ये 11 लाख जो निर्मित आवास है उससे पृथक है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय ट्रेजरी बेंच से भी ये बात आई है कि समय इसको बढ़ाया जाए, और हम लोग भी मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय समय बढ़ाया जाए। 11 लाख जवाब 11 लाख से माननीय अध्यक्ष 11 लाख से पृथक है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब ये बताइए प्रश्नकाल समाप्त। माननीय